Hello, welcome students in our series of electricity and magnetism. Today we are discussing about three new concepts named as line, surface and volume integrals. These are three new concepts how we can integrate over a line, uh, over a surface and over a given volume. We have studied before three types of Dale operation, as you can see on your screen. First one, when Dale operating on a gradient on a scalar quantity, you can find this. This is known as gradient of that scalar quantity. Second one, to operate a Dale operator is when Dale operator is dot product with a vector quantity and you can get a scalar quantity. Third operation of Dale is when Dale have a cross product with a vector quantity and the final result is also a vector quantity. So these are three operation of vector operator Dale. We are discussing here one by one in this lecture. First we are starting with line integral. Line integral can be expressed in the following form, as you can see on your screen. This is the line integral of a vector field A. Say A is a vector field. So when you go for the dot product with a line segment, a infinitesimal line segment dl, which can be considered as a vector, then you are discussing about line integral. Okay, in this figure you can see we have a line starting from A. Now you can see on your screen we have this type of line. This is the starting point A and this is the end point B. Any line segment, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट A है और एंडिंग पॉइंट B है. उस लाइन सेगमेंट का कोई एक छोटा सा हिस्सा हम ले सकते हैं, कोई इन्फिनिटिजिबल सेगमेंट हम ले सकते हैं इस लेंथ का. मान लीजिए ये लेंथ dl है, तो हम इसको इस लेंथ को dl वेक्टर से शो करते हैं. यानी हम कोई भी इन्फिनिटिजिबल एरिया कंसीडर करें फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, या तो फिर कोई इन्फिनिटिजिबल लेंथ हम कंसीडर करें तो उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. यू कैन नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग टू द पॉइंट बी, और इसका एक छोटा सा हिस्सा सपोज ये हमने इसको dl कह दिया. और यहाँ हमारे पास जिस वेक्टर फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो a से डिफाइन किया गया है, ठीक है. यहाँ भी वेक्टर फील्ड A है, 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 यहाँ भी वेक्टर फील्ड A. लेकिन ये पूरा का पूरा एक वेक्टर फील्ड है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है किसी वेक्टर A के द्वारा, ठीक है. तो इन सब वेक्टर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इनका यूज नहीं करना है. हमें मतलब उस वेक्टर से है जो इस लाइन पाथ के आसपास वेक्टर फील्ड को जनरेट करता है, इस लाइन पाथ के, ठीक है. यू कैन से दैट कि हमारे पास, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये हमारे पास ये A से B तक का एक लाइन सेगमेंट है जिसे हम इन्फिनिटिजिबल लेंथ सेगमेंट में
डिवाइड कर सकते हो। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप एक ही लेंथ के लाइन सेगमेंट लें। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पर जो पहला लाइन सेगमेंट है वो अलग लेंथ का है, दूसरा लाइन सेगमेंट अलग लेंथ का है, तीसरा अलग। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसे हर बार लाइन सेगमेंट को अलग ही लें, ये भी ज़रूरी नहीं है, आप एक जैसे भी ले सकते हो। पर ये कंडीशन भी नहीं है कि आप इन्हें एक जैसा ही लो, मीन्स जैसे आपकी मर्जी, आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ हमने नोट की है वेक्टर dl से, और इसी के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास यहाँ वेक्टर फील्ड है a। मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा एक वेक्टर फील्ड है। हमने स्केलर और वेक्टर फील्ड के बारे में आपको ये टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस में एक ऐसा ज्योमेट्री जहाँ जो अगर किसी स्केलर से डिफाइन होती है, वहाँ कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो से टेम्परेचर आपको उस समय एग्जाम्पल से बताया भी गया था, तो हम उसको स्केलर फील्ड कहते हैं। और अगर वो स्पेस किसी वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट होता है तो फिर हम उसको वेक्टर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो यू कैन फेमिलियर विद दैट। तो हमारे पास एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है यहाँ dl, जिसकी लेंथ dl है, और उसी पर हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है a। बेसिकली हमें जो लाइन इंटीग्रल है वो सिखाता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है वो हम इस तरह से डिनोट करते हैं, मीन्स इंटीग्रल कोई भी एक वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर फील्ड, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी लेंथ सेगमेंट के साथ, और हम यहाँ L फॉर द कन्वीनियंस कि हमें ये पता लगे कि हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं। वैसे तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर द कन्वीनियंस आप ऐसा समझ सकते हैं, जब भी हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो हम इंटीग्रल के सामने लिखेंगे L। जब भी L फॉर लाइन इंटीग्रल, जब भी हम इंटीग्रल करेंगे और हम यहाँ S लिखेंगे तो ये सरफेस इंटीग्रल को डिनोट करेगा, और जब भी हम इंटीग्रल करेंगे और यहाँ हम वॉल्यूम लिखेंगे V फॉर वॉल्यूम, तो ये एक इंटीग्रेशन होगा वॉल्यूम के ओवर। ठीक है, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है A डॉट dl में जो इन्फॉर्मेशन छिपी है वो क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली दो वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और या फिर अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये प्रोजेक्शन है वेक्टर A का अलोंग वेक्टर dl, जो हमने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड to add the contribution of each segment by integrating them between the given limits। अब हमें क्या करना है कि A से B तक हमें इस वेक्टर फील्ड के साथ इस लाइन सेगमेंट को हम बहुत सारे इन्फिनिटिजिमल लाइन सेगमेंट में हम इसे तोड़ सकते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, एक स्मॉल लेंथ सेगमेंट है, तो ऐसे बहुत सारे लेंथ सेगमेंट में हम इसको जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जो हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट dl, जो एक स्केलर नंबर आएगा, चूंकि आपको पता है जब भी दो डॉट प्रोडक्ट आपस में, जब भी दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट होता है हमारे पास, आपको याद होगा कि A डॉट B हमारे पास क्या रिजल्ट करता है, AB कोस थीटा, ये रिजल्ट होता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, एक स्केलर है, एक नंबर आएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स व्हेन दे प्लेस्ड टेल टू टेल। तो ये एक नंबर आता है हमारे पास, A डॉट P का जो रिजल्ट है वो हमारे पास एक नंबर के रूप में आता है। तो बेसिकली जो यहाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसको हम लाइन इंटीग्रल बोल रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं कि हमने एक छोटी सी लाइन सेगमेंट लिया, उसके क्रॉसपोंडिंग हमने उसका लाइन इंटीग्रल निकाल दिया। लाइन इंटीग्रल कैसे निकलेगा, अगर किसी वेक्टर फील्ड का आप उसके लाइन सेगमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो हमें उस लेंथ सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन बता देता है। अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है लेंथ A से B तक का,
तो लेंथ ए से बी तक का जो हमारे पास लेंथ सेगमेंट है, अगर उसके अगेंस्ट हमें इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये बहुत सारे इन्फिनिटिजिबल लाइन सेगमेंट में डिवाइडेड है और पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट का हमें कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हमेशा हमारे पास क्या होगा कि जब भी हम इंटीग्रल निकालेंगे, ये इंटीग्रल निकालेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास a डॉट डी एल, कोई भी स्केलर या नंबर आएगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जब भी हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं किसी वेक्टर फील्ड का किसी लाइन सेगमेंट के अगेंस्ट, तो हमें एक स्केलर या नंबर को मिल रहा है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ कोई इस तरह से लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपने इस लेंथ सेगमेंट को डी एल कहा और इसके अगेंस्ट आपने ए डॉट डी एल निकाला, तो वो क्या मिल गया, एक नंबर। बिकॉज ए डॉट डी एल मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज ए नंबर। तो आपको यहाँ से एक नंबर मिला, फिर आपने इस लेंथ सेगमेंट के अगेंस्ट ए डॉट डी एल निकाला और वो भी आपको क्या मिला, एक नंबर। फिर इस लेंथ सेगमेंट, फिर इस लेंथ सेगमेंट, फिर इस लेंथ सेगमेंट और लास्ट में इस लेंथ सेगमेंट। मीन्स आपको इस पूरी लाइन का अगर लाइन इंटीग्रल निकालना है फ्रॉम द लिमिट्स ए टू बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीका ये है कि आप इसे छोटे छोटे लाइन सेगमेंट में तोड़ दें और हर लाइन सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन निकालें और लास्ट में उन सब लेंथ सेगमेंट के कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर दें। तो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है वो यही है कि आप क्या करें, अगर आपको ए डॉट डी एल एक स्केलर देता है, एक नंबर देता है, और अगर क्या वो देता ही है, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का तो हमेशा वो क्या होगा, एक स्केलर के बराबर होगा। तो जो नंबर आपको मिला, जनरली आपको करना क्या है यहाँ कि आपके पास लिमिट है फ्रॉम ए टू बी, तो वो सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो सारे नंबर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन छिपी हुई है line integral of a vector field is to add the contribution of each segment in which the line integral has been divided. Okay, that is the concept. Now the next property of a line integral is that कि लाइन इंटीग्रल इज ऑलवेज पाथ डिपेंडेंट, ये पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी जो पाथ आपने फॉलो किया है, मीन्स से आप सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ ये पॉइंट है ए और यहाँ से आपको इस रास्ते से कहाँ तक जाना है, बी तक। तो एक लाइन सेगमेंट हुआ, इसका आपने इंटीग्रल निकाला ए डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी, लिमिट्स ए टू बी ए डॉट डी एल। और किस आपको अभी थोड़ा सा क्लियर और दिखेगा, यहाँ फिगर फिर छोटी हो जाती है, देखिए, हाँ यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आप ए टू बी इस पाथ के अगेंस्ट आप, ये पाथ फर्स्ट हमने इसे नाम दिया है, इसके अगेंस्ट आपने लाइन इंटीग्रल निकाला ए डॉट डी एल फ्रॉम द लिमिट्स ए टू बी। अब आपको ए और बी के बीच में ही लाइन इंटीग्रल निकालना है, लेकिन अब की बार लाइन सेगमेंट अलग है, यानी रास्ता अलग है। ए से बी, आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं, आपको ए से बी तक चलकर जाना है। ठीक है, तो जिस पाथ को आपने फॉलो किया पहली बार उसे हमने नाम दिया फर्स्ट पाथ, और जिस लाइन सेगमेंट को आपने दूसरी बार फॉलो किया उस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दिया सेकंड। तो लाइन इंटीग्रल इज पाथ डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आप पहले पाथ से जाते हैं, ए डॉट डी एल कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द लिमिट्स ए टू बी, दैट इज नॉट इक्वल टू व्हेन यू गोइंग फ्रॉम द पाथ सेकंड बिटवीन द सेम लिमिट्स। ये तो पाथ डिपेंडेंट होता है। जब भी आप लाइन इंटीग्रल निकालेंगे किसी भी वेक्टर फील्ड का, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हमेशा क्या रहता है, पाथ डिपेंडेंट रहता है। एक एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल ये है कि आपके पास कोई वेक्टर फील्ड है जो ए से डिनोट किया गया है, और एक कैसा वेक्टर फील्ड है, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू जे कैप, मीन्स एक्स स्क्वायर वाई आई कैप
प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू जे कैप, और इसमें के का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी इस वेक्टर फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है वो 0 है। ठीक है, इस तरह के वेक्टर फील्ड्स आप पहले भी पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर फील्ड है, सपोज करो ए, तो हम उसे कंपोनेंट में की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, इस फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पर हमारे पास जेड का जेड एक्सिस के अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं, यानी ये जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है ये केवल 2 एक्सिस पे डिफाइन है। एक एक्स एक्सिस पे जो हमें आई कंट्रीब्यूशन देगा, जिसके आई यूनिट वेक्टर जिस फिगर में है, और जो जे यूनिट वेक्टर हमें देगा वाई एक्सिस के अगेंस्ट जिसका कंट्रीब्यूशन। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका लाइन इंटीग्रल हमें निकालना है। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए अलोंग पाथ फर्स्ट इज डिफाइंड आई। आप फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये फिगर है, हमारे पास वेक्टर फील्ड डिफाइन है पहले से ही। वेक्टर फील्ड किसके द्वारा डिफाइन है, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई, या वेक्टर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स जे कैप, यानी ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन है वेक्टर ए का, और ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हमारे पास हमें जाना है ए से बी तक। ठीक है, तो हमारे पास ए से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला, हम ए से इस पॉइंट तक गए, इस पॉइंट को आप कुछ भी कह सकते हैं, और फिर हम बी तक गए। ठीक है, इसको हमने कहा पाथ फर्स्ट, जब हम ए टू दिस पॉइंट, और जब हम इस पॉइंट से बी तक गए इसे कहा हमने पाथ थर्ड। पहले हम इन 2 पाथ की बात करेंगे फिर बाद में। ठीक है, अब देखिए जब आप ऐसा करते हैं तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए अलोंग पाथ फर्स्ट, आप लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं किसका, वेक्टर ए का, और किस पाथ के अगेंस्ट, पाथ फर्स्ट के अगेंस्ट। और पाथ फर्स्ट कहाँ है, हमारे पास ये है, यानी हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1, और हमें कहाँ तक जाना है, एक दूसरे पॉइंट तक जाना है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 1, यानी और हमें किस पे चलना है, एक्स एक्सिस पे चलना है। यानी एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है 1 1, और हमें कहाँ तक जाना है 2 1 तक। तो आप अगर देखें तो यहाँ इन पॉइंट्स में केवल एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज हो रहा है, क्योंकि हम चलिए एक्स कोऑर्डिनेट पे चल रहे हैं और देयर इज नो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। ओके, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए अलोंग पाथ फर्स्ट, तो हम कैसे लिखते हैं लाइन इंटीग्रल को, देखिए पाथ फर्स्ट के अगेंस्ट हम ले रहे हैं ए टू बी लाइन इंटीग्रल ए डॉट डीएल, और ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू जे कैप। ठीक है, अब हमें चूंकि पाथ फर्स्ट के अगेंस्ट लेना है, और पाथ फर्स्ट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे हम चल रहे हैं, तो केवल इसका क्या लेंगे हम, ए का एक्स कंपोनेंट, यानी ए एक्स आई इंटू डीएल की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिजिबल चेंज इन लेंथ। तो लेंथ सेगमेंट क्या है हमारे पास, इस तरह से है, तो हमने इसको छोटा सा हिस्सा मान लिया क्या, dx। dx क्यों माना, क्योंकि ये एक्सिस क्या है, x। अगर हम dy एक्सिस पे चलते तो हम क्या मानते, dy, जैसे हम अभी चलेंगे। नेक्स्ट जब हम पाथ सेकंड के अगेंस्ट इसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे ए डॉट डीएल, ये आपको लिखना है, यानी ए का एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप डॉट डी एक्स आई इज द इन्फिनिटिजिबल लेंथ विच यू आर ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस तरह से लिख देंगे ए एक्स आई कैप डॉट डी एक्स इंटू आई कैप। ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है, पूरा का पूरा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन छिपी है इसमें वो इसी स्टेप पे डिपेंड है।
ठीक है, ए डॉट डी एल को आप लिखना समझे। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट अगर आप करेंगे भी, सपोज कीजिए कि चलिए आप पूरा का पूरा भी अगर लिखना चाहें तब भी आपको देखिए, अगर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ डी एक्स आई कैप के अगेंस्ट, ठीक है, तो ये और ये जब आपस में डॉट प्रोडक्ट में आएंगे तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, ये आपको बताया गया है। लेकिन जब आई की डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, जे के साथ, तो आई डॉट जे कैप इज ऑलवेज 0, तो उसका कंट्रीब्यूशन वैसे भी 0 हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया है, केवल x का a का x कंपोनेंट और जिस पाथ पे हम चल रहे हैं उसका इन्फिनिटिजिबल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हम चल रहे हैं x एक्सिस पे, इसलिए हमने dl की जगह क्या ले लिया, dx, ठीक है। ax आप देख सकते हो अपनी फिगर में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इंटू आई कैप डॉट डी एक्स, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स सिंपल आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स लगाए तो आपके पास रिजल्ट आ गया 7/3, यानी ये जो लाइन इंटीग्रल हमें मिला है ये है 7/3 एट दिस पाथ, ठीक है। y रिमेन्स कांस्टेंट सिंस y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हाँ, ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर वाई था, लेकिन इस स्टेप में अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे कि इस स्टेप में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई था, लेकिन इस स्टेप में हमारे पास केवल क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ गया, तो जब भी आप इस तरह से चल रहे हैं, ये है 1 1 और ये पॉइंट जहाँ आप पहुँचे हैं और ये पाथ है फर्स्ट, तो आप देख रहे होंगे कि इस लाइन के अगेंस्ट y क्या है हमेशा, y इज इक्वल्स टू 1, देखिए यहाँ कंट्रीब्यूशन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो हमने y को क्या कंसीडर कर लिया 1, ठीक है। तो हमारे पास पहले पाथ के अगेंस्ट जब हम चलते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है मैथमेटिकली 7/3। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड, हमारा टारगेट है हमें ए से बी तक चलना है, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पहुँच गए हैं, इस पॉइंट पर हम पहुँच गए हैं और हमें अभी पहुँचना है बी तक। तो सेम वे सेकंड पाथ के अगेंस्ट हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे और सेकंड पाथ के अगेंस्ट जब हम इसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में आएगा, ए वाई डॉट जे कैप डॉट डी वाई इंटू जे कैप, बिकॉज दिस टाइम देर इज चेंज इन द लेंथ वाई, ओके। तो सिंपली आप ए वाई डी वाई कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी वाई एक्स, ये अब इस तरफ चल रहे हैं हम, ये सेकंड पाथ है हमारा, ठीक है। यहाँ 2 1 है कोऑर्डिनेट और यहाँ भी, यहाँ कोऑर्डिनेट है 2 2, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का 2 है और यहाँ भी कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो देयर इज नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो एक्स स्क्वायर आप कंट्रीब्यूशन देख सकते होंगे ऑन योर स्क्रीन, along this path x remains constant and is equal to 2, तो जो x का कंट्रीब्यूशन इस पाथ के अगेंस्ट वो हमने रख दिया 2 और इसका सिंपली हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो थी 14/3। तो अभी मैथमेटिकली ए डॉट डी एल ने हमें क्या दिया, जब आप ऐसे चलते हुए पाथ फर्स्ट के अगेंस्ट तो आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन 7/3 और जब आप ऐसे चलते हो पाथ सेकंड के अगेंस्ट तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है 14/3। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालें तो 14/3 दैट इज 21/3 और वी कैन से दैट 7, ओके। Then there is another way to reach point B from point A. This is the another way. ये भी तो एक रास्ता है पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने का, ठीक है। तो इस रास्ते के अलोंग हम इस पाथ को डिफाइन कर देते हैं पार्ट थर्ड। इस एग्जाम्पल का
जो मैथमेटिक्स है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट, इंटरेस्टेड रिजल्ट इसके बाद आएगा उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिए, हमारे पास दो पॉइंट्स थे ए और बी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, हमें ए से बी तक जाना था। तो हमें ए से बी तक जाने के दो रास्ते हमें मिले, एक हम पाथ फर्स्ट के अगेंस्ट गए, फिर पाथ सेकंड पे चले और हमने इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दिया और हमारे पास नंबर आया 7। अब एक दूसरा रास्ता है कि आप ए से चले और कहाँ पहुंचे, बी पर, लेकिन ये लाइन अलग रास्ते की तरफ जाएगी, तो लेट्स सी अबाउट दैट। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन पाथ थर्ड, तीसरे रास्ते में हम इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे ये वाला रास्ता जो है मैंने यहाँ ड्रॉ भी किया है। तो इस रास्ते के अगेंस्ट अब हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है वेक्टर ए का, जो हमने कहाँ से डिफाइन किया है, ये वाला। ठीक है, तो अब इस लाइन के अगेंस्ट जब आप ऐसे चलेंगे तो यहां x में भी चेंज होगा और y में भी चेंज होगा। तो जो वेक्टर हमारे पास डिफाइन होगा, थर्ड, पाथ थर्ड हम इसे कह रहे हैं, बट दिस टाइम देयर इज ए चेंज इन x एज वेल एज इन y कोऑर्डिनेट, दैट इज डिफाइंड एज, यहां देखिए, थर्ड ए इंटीग्रल a टू b x स्क्वायर y प्लस आई कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू जे कैप, ये हुआ क्या a, और डॉट dl, और dl कैसे डिफाइन होगा इसमें, dx आई कैप प्लस dy जे कैप, और ये 2 डायमेंशनल स्पेस में हो रहा है। अगर सोच के देखें यही वेक्टर फील्ड हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस में होता तो हमारे पास जो वेक्टर, जो इन्फिनिटिजिबल हमारे पास सेगमेंट रहता है dl, तो वो कैसे डिफाइन होता है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने, डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, नाउ जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टेड फीचर है कि जब भी आप इस तरह की लाइंस के बारे में बात करते हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और कोई लाइन यहाँ जाती है तो ये y इक्वल टू एक्स इस लाइन पे होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप पढ़ते होंगे, है ना, ज्योमेट्री में बहुत आप पढ़ के आए होंगे, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, tan 45 y इक्वल टू एक्स, वो वाली इक्वेशन है ये। ठीक है, तो जब हम इस रास्ते पे जा रहे हैं तो इस रास्ते पे जाने से जो हमें इक्वेशन में लाभ मिलेगा वो क्या, किसका मिलेगा, y इक्वल टू एक्स का। तो इस इक्वेशन में y इक्वल टू एक्स कैलकुलेट कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है हमारे पास बाय डूइंग मैथमेटिक्स इज 30/4। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आए, देखिए जब आप ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहां से चलकर आप यहां गए और यहां से चलकर यहां गए, ये पॉइंट बी है, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है 7, और फिर आप ए से बी तक गए किसी दूसरे रास्ते, ये फर्स्ट पाथ माना था, ये आपने सेकंड माना था और ये थर्ड है। तो ए से बी तक जाना था तो फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास रिजल्ट आया 7। और जब किसी तीसरे रास्ते के अगेंस्ट हमने वेक्टर फील्ड ए का डॉट प्रोडक्ट लिया, लाइन इंटीग्रल निकाला, तो दैट रिजल्ट्स 30/4, 7.5, दैट इज नॉट इक्वल टू 7। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, क्या शो कर रहा है ये हमें, ये शो कर रहा है, देखिए अभी आपको समझ में आएगा क्या शो कर रहे हैं। दिस शोइंग दिस, that line integral is not path dependent, ये पाथ पर निर्भर नहीं करते किस रास्ते से आप ए टू बी तक जाते हैं। अगर आप दो अलग अलग रास्तों पे जाते हैं तो जो कंट्रीब्यूशंस होगा वो अलग अलग होगा। दैट लाइन इंटीग्रल इज path dependent. Okay, so this is the main reason to show you this
example, this numerical example, that line integral of any vector field is path dependent. आप किस रास्ते से जाते हैं वो निर्भर करता है कि आप किस रास्ते से होकर जाते हैं. ठीक है, दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल. सो इट इज क्लियर that this result shows that the line integral of a vector function or a vector field is path dependent. You can see the results of example solved. और जनरलाइजेशन करते हैं इसका. और जनरलाइजेशन करने के लिए हम क्या, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे हम किसी फोर्स का लाइन इंटीग्रल करते हैं कोई गिवन लिमिट्स के बीच में, ठीक है, तो किसके बराबर आता है, वर्क डन के बराबर आता है. और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल करा आप किसी भी गिवन लिमिट्स के बीच में, तो वो हमें किसके बराबर क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है. दिस इज द जनरलाइजेशन. ये जनरलाइजेशन है किसका, लाइन इंटीग्रल का. ये हम मैकेनिक्स में बहुत सारे एग्जांपल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसे पढ़ते हैं. तो ये हमारे पास मिलते हैं जो जनरलाइजेशन करते हैं किसका, लाइन इंटीग्रल ऑफ a dot dl. Okay, now move forward. लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज्ड पाथ. अगर किसी भी क्लोज्ड पाथ के अगर आप लाइन इंटीग्रल लेते हो, देन क्लोज्ड पाथ यानी एक ऐसा पाथ जिसमें आप ये वाला, जैसे ये फिगर आपकी स्क्रीन पे है, इस तरह के पाथ को हम क्लोज्ड पाथ कहते हैं. ये क्या हुआ, एक लाइन पाथ है, लाइन इंटीग्रल आप इसका. जब इस तरह का पाथ है, लाइन तो यहाँ भी है, लेकिन ये क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है. ये हिंदी में इसे आप बंद पृष्ठ है ये एक. तो बंद पृष्ठ का जब आप लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो उसके इंटीग्रेशन को हम इस तरह से शो करते हैं, जैसे यू कैन सी आवर स्क्रीन, दैट इज द वे, ये a डॉट dl. लेकिन हम इंटीग्रेशन के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक सर्कल लगा देते हैं. ठीक है, ये सर्कल ये इंडिकेट करता है कि ये जो लाइन इंटीग्रल है किसी क्लोज्ड पाथ के अगेंस्ट हो रहा है. ठीक है, दैट इज द मीनिंग. फिर से आप देख सकते हैं, वर्क डन किसी क्लोज्ड पाथ के अगेंस्ट आप करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा. अगर आप किसी फोर्स का लाइन इंटीग्रल करते हैं तो वो वर्क डन के इक्वल आता है. ओके, अब लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज्ड पाथ जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. जो अगर कंजर्वेटिव होगा कोई फील्ड या फोर्स तो वो जीरो होगा, और जीरो किसके लिए नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए. नाउ द लाइन इंटीग्रल line integral of a vector field can be shown by this और by this. ठीक है, ये जब आप नोटेशन यूज करेंगे तो ये किसके लिए होगा, किसी क्लोज्ड पाथ के लिए. और जब ये नोटेशन यूज करेंगे तो किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ के लिए आप इसे लिख सकते हैं. ठीक है, अगेन जो वेक्टर है हमारा वेक्टर a, ये डेल फाई से भी तो अराइज हो सकता है. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है a, तो ये किसी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर से भी तो जनरेट किया जा सकता है. ये भी तो हमारे पास क्या बनता है, एक वेक्टर है. तो अगर वेक्टर a किसी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर से जनरेट होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. या फिर दूसरा, अगर वेक्टर a, कोई वेक्टर फील्ड है a, किसी स्केलर किसी वेक्टर के कर्ल से जनरेट किया जा सकता है. क्योंकि देखिए हमें चाहिए, अगर हमें लाइन इंटीग्रल लिखना है तो हमें क्या चाहिए, a डॉट dl. दो चीजें चाहिए, एक चाहिए वेक्टर फील्ड और दूसरा चाहिए कोई लाइन सेगमेंट, इन्फिनिटिजिबल लाइन सेगमेंट. ये सिंपल बात है, आप इस तरह से याद रखिए. ठीक है, मैथमेटिकली अगर आपको लाइन इंटीग्रल लिखना है तो आप सिंपली लिख सकते हैं, एक वेक्टर फील्ड बनाइए, दूसरा
एक लाइन सेगमेंट बनाइए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। लेकिन जो ये वेक्टर है, जो यहाँ हमारे पास वेक्टर है, ये भी तो हो सकता है कि किसी ऑपरेटर, जो वेक्टर ऑपरेटर हम बोलते हैं, किसी वेक्टर ऑपरेटर को आप किसी स्केलर पे ऑपरेट करें तो भी तो आपके पास क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। या फिर अगर आपके पास कोई वेक्टर ऑपरेटर है डेल, उसको आप किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो भी तो आपको पास मिलता है क्या है, वेक्टर। और अगर आपको लाइन इंटीग्रल लिखना है तो आपको यहाँ क्या चाहिए, एक वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर जो हम लाइन इंटीग्रल में वेक्टर फील्ड यूज कर रहे हैं, ये किसी स्केलर के ग्रेडियंट से भी जनरेट किया जा सकता है, या तो फिर किसी वेक्टर के कर्ल से भी जनरेट किया जा सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल है a डॉट डी एल, ये किसी स्केलर के ग्रेडियंट से भी जनरेट किया जा सकता है, जैसे यहाँ लिखा जा सकता है। और ये हम किसी क्लोज पाथ के भी लिख सकते हैं ऐसा। और ये जो a डॉट डी एल है, ये किसी वेक्टर फील्ड से भी जनरेट किया जा सकता है। मीन्स अगर आप किसी वेक्टर का कर्ल ले लें और उसका लाइन इंटीग्रल निकालें तो वो भी तो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल को ही शो करेगा। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल में हमने क्या सीखा, लाइन इंटीग्रल में हमने ये सीखा कि अगर आप किसी भी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल लिखना चाहते हैं तो मैथमेटिकली उसका जो लिखने का तरीका है वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर a डॉट dl, dl is the infinitesimal line segment against the line in which you want to do the line integral. Second one which is to be concentrated point is that line integral of a vector field is always path dependent. You can see the result of numerical example, path dependent होता है. And third one, the vector field in the line integral can be generated by the operation of del operator over a scalar, that is gradient, or can be generated from the curl of vector b or any arbitrary vector. Now move towards surface integral. Surface integral is expressed as integration s means surface vector a dot ds vector, and you can read this concept a dot ds before as vector area as a vector. You before studied that area as a vector. किसी भी इन्फिनिटिजिबल एरिया को हम वेक्टर के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं. Sorry for the inconvenience. Now we can discuss about the surface or area integral. तो surface और area integral of a vector field is expressed in this form: integral s a dot ds. Okay, a dot ds is expressed the surface integral of a vector field a. You can see in the figure here, यह हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी एरिया है, ठीक है. और यहाँ पर हर तरफ किसी भी डायरेक्शन में आप देख रहे हो, यहाँ भी वेक्टर फील्ड डिफाइन है, यहाँ भी वेक्टर फील्ड डिफाइन है, और ये अलग अलग मैग्नीट्यूड और अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं. यहाँ देखिए डायरेक्शन इसकी अपोजिट है. मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ छोटा सा एरो है, यहाँ बहुत बड़ा एरो है. तो ये वेक्टर फील्ड डिफाइन है और अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेक्टर फील्ड डिफाइन है, ठीक है. तो एरिया एज ए वेक्टर हम कंसेप्ट पहले पढ़ के आए हैं.
एरिया एज ए वेक्टर में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी एरिया है और उस एरिया को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास एरिया एज ए वेक्टर कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर आप चूंकि एक वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जितना ये एरिया होगा ये तो हो जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया. ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट. नाउ तो सरफेस इंटीग्रल को किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, एरिया एज अ वेक्टर. और दूसरी बात फिर वही बात है कि अगर कोई क्लोज्ड पाथ है आपके पास, ठीक है, तो क्लोज्ड पाथ के लिए अगर आपको सरफेस इंटीग्रल लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको. ओके, अगेन दिस वेक्टर फील्ड A can be write as the gradient of scalar or curl of vector operator with any arbitrary vector field. तो you can see कि अगर हमारे पास वेक्टर A को निकालना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं वेक्टर A को लिखने के. वेक्टर A इक्वल टू डेल ऑफ वेक्टर डेल ऑपरेटर ऑन स्केलर क्वांटिटी, या फिर वेक्टर हमारे पास दूसरी फॉर्म में बनता है डेल क्रॉस. ये ऑपरेशन भी हमें क्या देता है, एक वेक्टर देता है, और ये ऑपरेशन भी क्या देता है हमें, एक वेक्टर. तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास हमें कोई वेक्टर ऑब्टेन करना है तो या तो हम किसी वेक्टर ऑपरेटर को किसी स्केलर पे ऑपरेट कर दे तब भी हमारे पास एक वेक्टर ऑब्टेन हो जाता है, या फिर हम किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें तो जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन होता है इस फॉर्म में भी हमें एक वेक्टर ही ऑब्टेन होता है. तो आप बेसिकली ए डॉट डी एस को या तो डेल फाई लिख सकते हैं या फिर डेल क्रॉस बी, और अगर किसी क्लोज्ड पाथ के लिए लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, जर्नलाइजेशन अगर किया जाए कि ए डॉट डी एल है क्या, तो ए डॉट डी एस हमें क्या देता है, जनरली फ्लक्स की जानकारी देता है. फ्लक्स यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दैट टॉपिक. जर्नलाइजेशन इसका ये है कि जैसे हम अभी आगे भी पढ़ेंगे कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं किसी सरफेस इन्फिनिटिजिबल सरफेस के साथ तो हमें क्या देता है, फ्लक्स, और इसी से हम ड्राइव करते हैं फिर गॉस थ्योरम. दैट इज द जनरलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ मूव टुवर्ड्स द वॉल्यूम इंटीग्रल. वॉल्यूम इंटीग्रल कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, t dot d tau. okay, I write on your screen as volume, V for volume indicate the volume integral, and T any arbitrary scalar field, T dot d tau. D tau is generally write as dx into dy into dz, और अगर dx dy dz तीनों बराबर हैं तो अब कई बार हम इसको d क्यूब x की फॉर्म में भी लिख देते हैं. तो अगर आप किसी भी स्केलर फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रल, पहली बात तो ये है कि वॉल्यूम इंटीग्रल जब आप लिखते हैं तो यहाँ हमें आपको स्केलर फील्ड को चूज करना पड़ेगा. ठीक है, सेकेंड थिंग कि अगर जैसे हमारे पास ये क्यूब है तो क्यूब में कोई भी एक इन्फिनिटिजिबल छोटी सी क्यूब आप मान लीजिए और उसका वॉल्यूम आप इस तरह से दिखा सकते हैं. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. ये हमारे पास क्यूब है और इसमें एक छोटी सी क्यूब बनी है अंदर जिसका वॉल्यूम क्या है, इन्फिनिटिजिबल वॉल्यूम जिसको हम बोल रहे हैं डी एक्स डी वाई डी जेड. और अगर तीनों साइड बराबर है डी एक्स डी वाई और डी जेड तीनों बराबर है तो कई बार हम डी टो को डी क्यूब एक्स भी लिख देते हैं. ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट.
नाउ अब अगर क्लोज्ड इंटीग्रल के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, यानी अगर आपको वॉल्यूम इंटीग्रल को लिखना है, वॉल्यूम इंटीग्रल को कभी भी आप क्लोज्ड पाथ के अगेंस्ट नहीं लिख सकते। यानी अगर आप ऐसा लिखते हैं कि क्लोज्ड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी से फाई डी टो, दिस इज नथिंग, दिस कंसेप्ट हैज नो मीनिंग। ठीक है, जर्नलाइजेशन की बात करें तो जर्नलाइजेशन अगर आप इसका करते हैं तो जर्नलाइजेशन करने के लिए ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप रो डीटो करें, यानी किसी भी डेंसिटी का आप वॉल्यूम के अगेंस्ट वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं, तो आपको मास ऑफ दैट वॉल्यूम मिल सकता है। ठीक है, और लिखने के तरीके ये है कि चूंकि आपको पता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल को आप टी डीटो के फॉर्म में लिखेंगे, और टी इज ए स्केलर, और स्केलर हमें किस वेक्टर ऑपरेटर के ऑपरेशन से मिलता है, डेल डॉट वी, दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ वी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास हमें वॉल्यूम इंटीग्रल लिखना है वी टी डीटो, तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ टी डेल डॉट वी इंटू टी2, because the dot product of two vector quantity gives a scalar. So, लेकिन इस बात से आप बहुत वेरी लॉन्ग फैमिलियर रहें कि यहाँ आप क्लोज पाथ के लिए आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, दैट इज द पॉइंट। जनरलाइजेशन मैंने आपको इसका बता दिया। नाउ टू समराइज, we are studying today the line integral of a vector field, then surface integral of a vector field, and then volume integral of a scalar. Remind these points. In line integral, we studied that line integral is always path dependent, पाथ पर निर्भर करता है। और चूंकि वहां वेक्टर फील्ड की बात है, तो वेक्टर को हम किसी वेक्टर ऑपरेटर को जब हम किसी स्केलर पे ऑपरेट करते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम वेक्टर ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट किसी अगर वेक्टर फील्ड के साथ लेते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल में को डिनोट करने के लिए आप ए डॉट डी एस का यूज करते हैं, एरिया एज अ वेक्टर यहाँ कंसेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, और थर्ड वन इज volume integral t d2, t is any scalar quantity, and you never write the volume integral for a closed surface. Okay, so that's all for now. We will meet in another lecture. Thank you.